जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम आज एक नए सेशन को शुरुआत करेंगे जिसमें हम समझेंगे हिंदी की बोलियाँ एवं उनके क्षेत्र। हिंदी की प्रमुख क्या क्या बोलियाँ हैं और उनके क्षेत्र क्या हैं, क्योंकि अपभ्रंश के बाद जैसे ही अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद मध्य आधुनिक आर्य भाषा आने से पहले अपभ्रंश, और अपभ्रंश में ही हिंदी क्या हुई थी, भटक गई। कहीं ना कहीं जो मूल रूप से चल रही थी, उसका जो एक नियमबद्ध चल रहा था, वहाँ से हिंदी भटक गई। तो अपभ्रंश से ही कहीं ना कहीं शौरसेनी हिंदी, मगधी हिंदी, इन सब का विकास हुआ। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं इसमें आगे। इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि ऊपर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, बीच में यहाँ पंजाबी, बाकी हिंदी का क्षेत्र देख सकते हैं। हिंदी कितने क्षेत्र में बोली जा रही है। इस क्षेत्र में ये हिंदी है। हिंदी की बोलने वालों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद इधर ये नेपाल पड़ जाता है, तो इसमें नेपाली, इधर मणिपुर तो मणिपुरी, इधर मिजोरम तो मिजो भाषा बोली जाती है, खासी, आसाम में असमिया, इसके बाद बांग्ला में बडला, उड़ीसा में उड़ीसा, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी। तो मैप के माध्यम से आपने देखी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। – 2011 की जनगणना के अनुसार 121 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? 121। इन 121 भाषाएं जिनसे लगभग 2 से 17 मातृभाषाएं संबंध रखती हैं। इन 121 जो भाषाएं बोली जाती हैं, इनसे लगभग 2 से 17 मातृभाषाएं क्या रखती हैं? अपना संबंध रखती हैं। इनसे अब इनमें से जो 121 भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं यानी अनुसूचित भाषाएं घोषित किया गया, यानी उन्हें मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। जबकि 99 गैर अनुसूचित भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है। अब मातृभाषा के आधार पर बोले जाने वाली प्रमुख 5 भाषाएं कौन सी हैं? 5, जिसमें पहली आती हिंदी, जिसे बोलने वालों की संख्या 43.63% है। उसका दूसरे नंबर पे आती बंगाली, जिसे बोलने वालों की संख्या 8.30%। उसके बाद आती है मराठी 6.86%, तेलुगु 6.70% और तमिल 5.70%। अब बात करते हैं आगे। हिंदी हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की क्या होगी? राजभाषा होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। जिसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। यह राजभाषा हिंदी की ही एक बोली, जिसका नाम खड़ी बोली का संस्कृतनिष्ठ रूप है। अब समझते हैं इससे आगे। हिंदी फारसी यूनानियों का शब्द है। ये हमने बहुत पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत की सध्वनि फारसी में ह बोली जाती है। संस्कृत की जो सध्वनि है वह फारसी में क्या बोली जाती है? ह। जैसे सिंधु, तो सिंधु का क्या हो गया? स की जगह फारसी में क्या बोलते हैं? ह। तो सिंधु का क्या हो गया? हिंदू। ऐसे ही सप्ताह का क्या हो गया? स की जगह क्या परिवर्तन हुआ? ह। तो स का क्या हो गया? हफ्ता। असुर का जगह क्या? स की जगह क्या कर देंगे? ह। तो क्या हो जाएगा? अहुर। आदि इस तरह परिवर्तन देखने को मिले। अब
हिंदी किस वजह से आई, क्या थी, वो मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ से इसको रिपीट किया गया है, तो इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तब तक। भारत में मुगलों के समय में फारसी राजकाज की भाषा थी। जब मुगल काल चल रहा था तो हमारे यहाँ जो भाषा थी राजकाज की, यानी जो जितने राज्य के कार्य होते थे वो किस भाषा में होते थे? फारसी भाषा में। किन के समय? मुगलों के समय। तथा अंग्रेजों के आने के बाद 1833 ईस्वी तक फारसी भाषा रही, तथा उसके बाद फारसी के बाद अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी। जब तक मुगलों का समय था, मुगलकालीन सल्तनत थी, तब तक फारसी भाषा रही। लेकिन जैसे ही फिर अंग्रेज आए तो 1833 तक क्या रही? फारसी राजभाषा के रूप में रही। उसका जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों के द्वारा फिर 1833 के बाद राजकाज की भाषा अंग्रेजी रही। ठीक है। इसके बाद हिंदी जो है, हिंदी भाषा क्षेत्र, इन राज्यों की राजभाषा हिंदी है। यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी तो है ही है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी तो है ही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ भी हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में माना है। जैसे 9 राज्य हैं हिंदी को मानने वाले। कितने हैं? 9 राज्य, जिनकी राजभाषा क्या है? हिंदी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, इसकी राजभाषा क्या है? हिंदी। एक केंद्र शासित प्रदेश और है जो है दिल्ली, इसकी भी राजभाषा क्या है? हिंदी। यह 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। अब समझते हैं इससे आगे। इतने व्यापक क्षेत्र में बोले जाने के कारण हिंदी जो ज़्यादातर क्षेत्रों में जो बोली गई, इसके कारण हुआ क्या कि हिंदी के विभिन्न आंचलिक रूप विकसित हो गए। हिंदी के कई रूप विकसित हो गए, कई क्षेत्र में बोली जाती है, तो जलवायु के अनुसार उसमें क्या आ गया? परिवर्तन। भाषा विज्ञान के तहत हिंदी के इन्हीं रूपों को 5 उपभाषा वर्ग में तथा भाषा विज्ञान के तहत हिंदी के इन्हीं रूपों को, जितने रूप जो बने, भाई ज़्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती थी, तो अलग अलग परिवर्तन आए भाषा बोलने में, तो जितने भी रूप बने उन रूपों को भाषा विज्ञान के तहत हिंदी के इन्हीं रूपों को कितने भागों में? 5 उपभाषा, कितने? 5 उपभाषा वर्ग तथा 17 बोलियों में वर्गित किया गया। 5 क्या बना दिए गए? उपभाषा वर्ग, और तथा 17 क्या बना दी गई? बोलियाँ। 17 बोलियाँ हैं किसकी? वो हिंदी की हैं। ठीक है। हिंदी को कितने भागों में बांटा गया? फिर 5 उपभाषा वर्ग बना दिए गए और 17 बोलियाँ। इस वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास एक अंग्रेज सिविल सेवा अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रेसियर ने द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज अब्राहम के द्वारा, एक सिविल सेवा का अधिकारी था अंग्रेज, इसके द्वारा इस वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। इन्होंने भारत के प्रथम भाषाई सर्वेक्षण का प्रस्ताव 1886 में ओरिएंटल कांग्रेस, वियना, ऑस्ट्रिया में रखा था। इन्होंने भारत के प्रथम भाषाई सर्वेक्षण का प्रस्ताव, यानी भाषा के आधार पर सर्वेक्षण किया जाए कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती, इसका प्रस्ताव जो रखा वो ओरिएंटल कांग्रेस, वियना, ऑस्ट्रिया में रखा था, ऑस्ट्रेलिया में। 1898 में इन्हें नवगठित भारतीय भाषा सर्वेक्षण विभाग का एक प्रमुख नियुक्त किया गया। फिर इन्हें 1898 में क्या किया? नवगठित एक नई सर्वेक्षण संस्था बनाई गई जिसका नाम था भारतीय भाषाई सर्वेक्षण विभाग, और उस विभाग का इन्हें क्या बनाया गया? प्रमुख नियुक्त किया गया। इनके द्वारा पहला सर्वे 1927 में किया गया।
ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ। पहला सर्वे जो किया गया वह किसके नाम से प्रकाशित हुआ 1927 में? ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से। इसमें इन्होंने भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी को दो उपभाषा वर्गों में बांटा, जिसमें कहा गया पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। क्या किया इन्होंने? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी को दो भागों में बांटा। वैसे हिंदी को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में और 17 बोलियों में। 5 भागों को भी फिर उसमें भी कई बोलियां, किस क्षेत्र में कौन सी जो उपभाग हैं उसमें कितनी? 17 बोलियां और 5 उपभाषा वर्ग। अब इन्होंने शुरुआत जो की थी वो शुरुआत में क्या कहा था कि हिंदी को दो भागों में बांट दो, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अब इसके बाद सुनील कुमार चटर्जी के ग्रंथ बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास। एक सुनील कुमार चटर्जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास। इसमें भी हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों का विवरण है, जिसमें पहाड़ी बोलियां शामिल नहीं हैं। आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के ग्रंथ हिंदी भाषा का विकास 1933 में है। हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों का विवरण है, जिसमें पहाड़ी बोलियां भी शामिल हैं। सुनील कुमार चटर्जी के द्वारा जो ग्रंथ है उसमें पहाड़ी बोलियां शामिल नहीं हैं, और आचार्य धीरेन्द्र वर्मा का जो ग्रंथ है उसमें हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों का भी विवरण है। वर्तमान में अब देखते हैं, वर्तमान में हिंदी की 5 उपभाषाएं वर्ग हैं एवं 17 बोलियां सर्वमान्य, यानी सभी लोग इसे मान्य करते हैं। अब देखते हैं 5 उपभाषा वर्ग वो कौन कौन से हैं। एक है शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी जहाँ से हिंदी भटकी हुई थी, किससे? शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। अब शौरसेनी की बात करते हैं तो उपभाषा कितने उपभाषा में बांटेगी? 5 में। बोलियां कितनी हैं? 17। तो देखते हैं किस तरीके से उपभाषा। पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल की गई? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, यानी 5 बोलियां किस में शामिल की गई? पश्चिमी उपभाषा हिंदी में। इसके बाद राजस्थानी हिंदी उपभाषा बनाई गई, जिसमें मेवाती जो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, दूसरी मालवी जो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, उसके बाद जयपुरी जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। इसके बाद तीसरा जो उपभाषा बनाएगी वो बनाएगी पहाड़ी हिंदी, जिसमें 2 भाषाएं, पश्चिमी पहाड़ी जो गढ़वाली में बोली जाती है और पूर्वी पहाड़ी जो कुमाऊनी में बोली जाती है। इसके बाद और ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी ये किस में आती है? किस अपभ्रंश में आती है? शौरसेनी अपभ्रंश में। पढ़ाए थे ना, अपभ्रंश में भी कई चले, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, ये सब चले थे। खस अपभ्रंश। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी जो उपभाषा वर्ग हैं ये किस में आते हैं? शौरसेनी अपभ्रंश में। कहाँ से निकल के आएंगे? ये शौरसेनी अपभ्रंश से। अब बात करते हैं बिहारी जो हिंदी उपभाषा वर्ग है इसकी। तो बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग में बोलियां जो शामिल की गई भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी का जो उपभाषा वर्ग है इसका कहीं ना कहीं से जो ताल्लुक़ रखता है, जो जन्म सा हुआ है वो किस में हुआ? मागधी से। मागधी अपभ्रंश से इसके निकल के आई हैं, क्योंकि अपभ्रंश में हिंदी भटक गई थी। इसके बाद अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की। 5 उपभाषा वर्ग में तो बांटा गया था। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग में क्या है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 3 बोलियों को शामिल किया गया है। पूर्वी हिंदी जो अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। इसका समझते हैं आगे। हमने पढ़ ले 5 उपभाषा वर्ग और इनकी अलग अलग बोलियां कि किस उपभाषा हिंदी को कितने मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया,
और 17 बोलियों में, जो सर्वमान्य यानी सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके अलग अलग उपभाषा वर्ग और उनकी बोलियां, कुछ नमूने भी लेंगे कि वहाँ किस तरीके से भाषा बोली जाती है। चलिए, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र। तो पहली बोली थी पश्चिमी हिंदी, जो उपभाषा वर्ग था उसकी पहली ही बोली थी कौन सी? खड़ी बोली। अब खड़ी बोली हम समझते हैं, खड़ी बोली कहाँ तक बोली जाती है। तो पहला नंबर आपको ये दिख रहा है, दूसरा ये। खड़ी बोली दो भागों में बांटी जाती है। एक हमें देखने को मिलती है खड़ी बोली मुजफ्फरनगर इस क्षेत्र में, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, बनूर, बागपत, मेरठ, सहारनपुर इस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली। और दूसरी हमें देखने को मिलती है बुलंदशहर, अलीगढ़, महामाया नगर, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा इस क्षेत्र में खड़ी बोली दो क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझते हैं अन्य नाम। खड़ी बोली को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो कौरवी यानी कुरुक्षेत्र, जिसमें राव शंकरतायन और भोलानाथ तिवारी कवि रहे हैं। सिर हिंदी या सर हिंदी, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी या धीरेन्द्र वर्मा। वर्नाक्युलर हिंदी, जिसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रिसियन। जनपदी हिंदुस्तानी, जिसमें सुनीत कुमार चटर्जी। इसके बाद ब्रजभाषा, पढ़ी खड़ी बोली, ब्रजभाषा में पढ़ी, खड़ी बोली में खड़ी, ये किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। खड़ी पाई की प्रमुखता किशोर दास वाजपेयी द्वारा। इस खड़ी बोली का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पे? मेरठ। उप बोलियाँ पहाड़ताली और बिजनौरी इसकी उप बोलियाँ हैं। अभी 17 क्या थी? बोलियाँ। और खड़ी बोली में क्या है? बोलियों में जो बोलियाँ थी, खड़ी बोली क्या है? बोली। और खड़ी बोली किस किस उपभाषा वर्ग की है? खड़ी बोली जो है वो किस उपभाषा वर्ग की है? पश्चिमी हिंदी की। अब उपबोलियों की बात करें तो केंद्र है मेरठ। तो खड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। खड़ी बोली तो खुद अपने आप में बोली है ही है, उसकी उपबोलियाँ हैं पहाड़ताली और बिजनौरी। जनसंख्या है इसके बोलने वालों की लगभग 5 से 7 करोड़। हमारी राजभाषा हिंदी खड़ी बोली का ही संस्कृतनिष्ठ मानक रूप है। खड़ी बोली क्षेत्र। अब खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब पे, गंगा यमुना का जहाँ दोआब है इसके बीच में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इसके बाद मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद रोहिलखंड ट्रांसगंगा में बोली जाती है। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, अमरोहा, बिजनौर। उत्तराखंड में तो हरिद्वार और देहरादून में। उसके बाद ट्रांसगंगा में देखें तो नैनीताल, उधम सिंह नगर। इसके बाद हरियाणा में देखें तो फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, पलवल। अब खड़ी बोली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे ए की जगह वो क्या करते हैं? ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे पैर की जगह पेर, पैर की जगह जब से अपन लोगों को पैर लिखना हो तो डबल मात्रा लगानी पड़ती हैं, तो वो लोग पैर की क्या करते हैं? एक ही मात्रा लगा देते हैं, पेर। इसी तरह ओ की जगह ओ, है की जगह हे का प्रयोग किया जाता है। जैसे और की जगह और दौड़ की जगह दौड़। तीसरी
जो प्रमुख विशेषता ई की जगह अ का प्रयोग किया जाता है, जैसे शिकारी की जगह शकारी, ये शकारी। मिठाई की जगह मठाई। हरियाणवी की तरह ल की जगह ड़ का प्रयोग किया जाता है, जैसे जंगल की जगह जंगल, बलद की जगह बल्लद। खड़ी बोली के कुछ विशिष्ट अव्यय प्रयुक्त होते हैं, जैसे कद यानी कि कब, जद यानी जब, इब अब, और उन लोग बोलते हैं ना और क्या हो रहा है, बोल और क्या हो रहा है। ऐसे कदी, कदी का कभी बोला, कभी कभी आ जाएगा यार, कदी कदी तो आ ही जाया करो, ठीक है। आकारांत प्रदान आकुर बाहुल, जैसे खोटा, घोड़ा आदि। द्वित व्यंजनों का प्रचुर प्रयोग, जैसे बेटी, रोटी, जाता, बापू आदि। द्वित व्यंजन यानी जो टूटे फटे व्यंजन होते हैं उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तथा जो भी कर्ता होता है उस कर्ता में कर्ता के साथ क्या करते हैं ये लोग, ने का प्रयोग लगाते हैं, ठीक है। कहते हैं किस तरीके से वो बोलते हैं। खड़ी बोली का इस नमूना है, कोई बादशाह था, साहब उसके दो रानियां थी, एक के तो दो लड़के थे और एक के एक। वो एक रोज अपनी रानी से कहने लगा, मेरे समान कोई और बादशाह नहीं है, बादशाह है भी तो बड़ी बोल ले, किराया तुम समान और को ना होगा, जैसा तुम वैसा और कोई नहीं। छोटी सी पूछा के तुम भी बतला, मुझ समान कोई ना और भी राजा है कि नहीं। इस तरीके से खड़ी बोली बोलते हैं। खड़ी बोली वो आज की मानक हिंदी, आज की जो मानक हिंदी है वो उस समय क्या हुआ करती थी, खड़ी बोली। जैसे रानी का रानी, पहले का पहले, बोला बोला। कुछ शब्द ऐसे जो खड़ी बोली थी वो आज की क्या है, मानक हिंदी बन गई है। कौन सी हिंदी, मानक हिंदी। जैसे खुश तो खुश, रह गया और रह गया, रहे थे, रहे थे, छोड़कर, छोड़ा, छोड़कर। इस तरीके से खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर दो रचनाकारों सदा सुखलाल जिन्होंने नियाज यानी सुख सागर लिखा हुआ, इंसा अल्लाह खां जिन्होंने रानी की केतकी की कहानी लिखी, तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के दो भाषा मुंशियों लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपोख्यान के नाम से उल्लेखनीय है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित है, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचनाकार ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज जो 1326 से 1423 द्वारा रचित मिराजुल आस्कीन है। अंग्रेजों व ईसाई मिशनरियों के संरक्षण से धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादा होने लगा और आज़ादी के बाद खड़ी बोली के संस्कृतनिष्ठ मानक रूप को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया। कहने का मतलब ये जो खड़ी बोली थी, खड़ी खड़ी बोली में से ही मानक भाषा का विकास हुआ है, तो मानक भाषा के ही रूप को क्या दिया गया, मानक भाषा को ही क्या दिया गया है, खड़ी बोली में से जो मानक भाषा निकल के आई है उसी मानक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, तथा अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जिसमें और भी समझेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उसकी क्षेत्र। धन्यवाद।